Hello, Namaste, Vanakkam, and as you know, I'm your teacher खुशी and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 11th आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सारा सिलेबस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th एंड 12th का आपको एक ही चैनल दीदी की पाठशाला पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 8th 9th या 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपका सोशल साइंस का सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी बच्चों तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम भारतीय संविधान में अधिकार है, जिसका पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में जितना भी कंटेंट कवर होगा आज हम उतना कंटेंट कवर करेंगे, देन फिर हम पार्ट 2 नेक्स्ट डे या कल आप लोगों के सामने पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी। तो जो बच्चे आते हैं चैनल पर उन्होंने पहले से पता है कि मेरे चैनल पर हर एक क्लास की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप क्लास 11 की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उस पर जाके पार्ट 1 की वीडियोस देख सकते, चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर 2 भी मैं उसी प्लेलिस्ट में अपलोड करा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो जैसे क्लास 11 का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके, तो चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था, भारतीय संविधान के बारे में देखा था। भारतीय संविधान कैसे बना, कब बना, किन किन लोगों ने उसे बनाने में हेल्प करी। ठीक है, कौन इसका स्थायी अध्यक्ष था उस सभा का जिसने उसे बनाया, कौन अस्थायी अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि अलग अलग कंट्रीज से हमने कुछ कुछ पोर्शन को लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, भारतीय संविधान में। तो ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नाम ही जैसे क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अधिकार जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि अधिकार क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अधिकार होते क्या हैं, है ना। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले से थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ आप ताकि ये विजिबल हो आपको। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अधिकार क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, तो वो हम जानेंगे। तो अधिकारों का अर्थ क्या होता है कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त वे दावे या मांगे हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या बोला इन्होंने कि क्या है अधिकार। अधिकार वो हैं जो क्या है, मतलब अधिकार देखो बेटा कब बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी कंट्री में रह रही हूँ, कोई भी सिटीजन किसी कंट्री में रहता है। ठीक है, तो वो उस कंट्री में रहता है तो उस कंट्री से उसकी कुछ नीड्स, मतलब वो कुछ मतलब एक्सपेक्टेशंस रखता है कि मेरी कंट्री मुझे ये चीज़ दे, है ना। जैसे हम अपने घर पर रहते हैं तो हमें लगता है हमारे पेरेंट्स से हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। उसी तरीके से जब कोई सिटीजन किसी कंट्री में रहता है तो उसकी कुछ नीड्स एंड डिमांड्स होती हैं कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जब वो नीड्स एंड डिमांड्स वो चाहता है तो वो क्या करता है, वो उनको सरकार के सामने रखता है ना। सरकार के सामने जब वो रखता है तो वो नॉर्मली क्या होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, लेकिन वो डिमांड, सारी डिमांड जो है, जो सारी मांगे हैं वो अधिकार नहीं बनती। ठीक है, अधिकार कब बनती हैं, मांगे जब उसको सरकार या समाज स्वीकार कर लेता है, यानी कि जब समाज और सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपकी मांगे या किसी भी नागरिक की, किसी भी सिटीजन की मांग जो है वो अधिकार बनती है। क्योंकि देखो मांग तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मांगने को तो मैं बोल दूं कि मेरे पास इतना बड़ा घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो। ठीक है, तो ये सारी मांगे मेरी पर्सनल मांगे हैं ना, इससे समाज को कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, है ना ही गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट हो रहा है, और ये सबके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, है ना। इसीलिए इस मांग को हम अधिकार तो नहीं बना सकते। तो वो मांगे जो सबके लिए, पूरे समाज के लिए भी अच्छी हो, ठीक है, व्यक्ति का विकास भी करे, साथ ही साथ समाज का विकास भी करे, उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा बनी रहे, ऐसे दावों और ऐसी मांगों को हम क्या बनाते हैं, अधिकार बनाता है। कौन बनाता है, समाज बनाता है और राज्य बनाता है। ठीक है, तो क्या राज्य द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दावे या मांगे जिससे क्या होता है, व्यक्ति का विकास हो, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए जो जरूरी होते हैं, ऐसी मांगे क्या बन जाती हैं, आपकी अधिकार बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो क्या है, संविधान में अधिकारों की आवश्यकता। तो किसी भी संविधान में अधिकारों की नीड क्यों होती है। आप संविधान छोड़ो, आप समाज की बात कर लो कि किसी भी समाज में अधिकारों की जरूरत क्यों होती होगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कोई अधिकार ना हो,
है ना। तो कोई अधिकार अगर हमारे पास नहीं है तो हम एक तरीके से पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह हैं, क्योंकि ना हम खा सकते हैं अपनी मर्जी से, ना हम जा सकते हैं कहीं, ना हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ना हम अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि समाज में रहने के लिए अधिकार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही गए, लेकिन संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? तो लोकतांत्रिक देश में सरकार को निरंकुश होने से रोकने के लिए, मतलब जब कि आपकी सरकार निरंकुश ना हो, यानी कि ऐसी ना हो जाए सरकार की उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो जो चाह रही है वो कर रही है, ठीक है। उनका मन करा उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, उनका मन करा उन्होंने राजतंत्र ला दिया, उनका मन करा उन्होंने 5 साल की जगह 6 साल बढ़ा दिया इलेक्शन का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ऐसी सरकार अपनी मर्जी से सारे कार्य ना करने लगे, सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसीलिए लोकतांत्रिक देशों में लोगों के पास, नागरिकों के पास कुछ अधिकारों का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, नागरिकों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उनके साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं होगा, ठीक है। क्या भरोसा दिलाना है कि आप इस समाज में रह रहे हैं, इस राज्य में रह रहे हैं, तो आपको ये भरोसा दिलाया जा रहा है अधिकारों के थ्रू कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा, और अच्छा इन द सेंस कि मतलब ऐसा होगा जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो, आपके किसी भी मतलब आपको किसी भी चीज से रोका ना जाए, ठीक है। ऐसा आपको समाज में जीवन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है कि क्या, समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले के समाज में क्या हुआ करता था कि वर्ण व्यवस्था थी, तो जो वर्ग बटे हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे, मतलब एक वर्ण ऐसा था जिसे शूद्र बोला जाता है, ठीक है। तो उनको किसी भी तरीके के कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, कमजोर, है ना, उन्हें कमजोर बोला माना जाता था, दलित माना जाता था, दबा हुआ माना जाता था, और उनको दबाया भी जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अधिकार नहीं है, समाज में कुछ अधिकारों का प्रावधान किया गया था कि भाई अगर हम वही पुराने तौर तरीकों से चलते रहेंगे तो इनका तो कभी भी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा ही नहीं। तो जब भारतीय संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान में ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो कमजोर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया, समाज में अधिकारों का प्रावधान किया गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स होंगे, कुछ अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या कि सरकार निरंकुश ना हो जाए, सरकार ऐसी ना हो जाए कि इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, डिक्टेटर ना हो जाए गवर्नमेंट। उसके बाद नागरिकों को यह भरोसा दिलाना कि उनके साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं होगा, ठीक है, भेदभाव अन्याय नहीं होगा, ये चीज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर है। और तीसरा क्या है कि समाज में ये कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी ये जो है संविधान में अधिकारों की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि संविधान अधिकार होते क्या है और संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है। अधिकारों के घोषणा पत्र की बात करें, जिसको हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र, जब किसी देश के संविधान में नागरिकों के अधिकारों को एक सूची के रूप में शामिल किया जाता है और उन्हें सुरक्षा दी जाती है, तो उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या बोला मैंने बेटा, जब किसी भी देश में संविधान में नागरिकों के अधिकारों को एक सूची के रूप में शामिल कर लिया जाए, ठीक है, अधिकारों को क्या, एक सूची के रूप में, एक लिस्ट की तरह, ठीक है, एक लिस्ट बना ली जाए कि ये अधिकार दिए जाएंगे नागरिकों को, ठीक है, उसके रूप में शामिल कर लिया जाए और उन अधिकारों को सुरक्षा भी दी जाए। सुरक्षा कैसी, अब जैसे अधिकार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अधिकार जब तक वैलिड नहीं है, जब तक राज्य उसको स्वीकार नहीं करेगा, और साथ ही साथ अगर आपके उन अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, कोई आपके अधिकारों को आपसे छीन रहा है, तो आप न्यायालय भी जा सकते हैं, आप कोर्ट में उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब तक नहीं होगी, जब तक मतलब जब तक नहीं होगी, तो वो अधिकारों का कोई फायदा नहीं है ना। तो अधिकारों की सूची, अधिकारों को एक सूची के रूप में शामिल करना और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा भी देना, तो उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी लिस्ट जिसे सुरक्षा भी दी गई है और जो नागरिकों के उद्धार के लिए, नागरिकों के लिए बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं, ऐसे अधिकारों को शामिल करना किसी सूची में अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यह सरकार को नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ काम करने से रोकता है। यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। अधिकारों के घोषणा पत्र से एक बेनिफिट क्या होता है कि भाई नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ सरकार काम नहीं करेगी, उसको रोक लिया जाएगा कि आप, ये तो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार है, ये नागरिकों के अधिकार है, आप इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं ना। सरकार पर अंकुश लगाया जा सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि
भाई लोगों की स्वतंत्रता का ही हनन हो रहा है। अब सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बना ली जिससे कि लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दब रही है, या उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, या कोई भी अधिकार जो है उनको उनसे छीना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि हम न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं। न्यायपालिका के पास ये अधिकार भी है कि वो क्या करेगी, उन अधिकारों पर रोक लगाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्या अधिकारों का घोषणा पत्र एक ऐसी सूची है जो क्या देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ काम करने से रोकता है सरकार को, और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान में आपके टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3, कौन से भाग में बेटा, ये आपको याद रखना, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35 नहीं है बेटा, ये थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई है शायद यहाँ पर मुझसे, तो ये 14 से है। ठीक है, 14 से शुरू होते हैं आपके मौलिक अधिकार, तथा मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हें मौलिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य हैं, और इन्हें न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अब मौलिक का मतलब क्या होता है, बेसिक, यानी कि अब आपको पता है बेसिक वो चीजें होती हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो मौलिक अधिकार होने का मतलब ये क्या है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो नैतिक विकास के लिए क्या है, वो बहुत अनिवार्य है। इन्हें न्यायपालिका का संरक्षण भी प्राप्त है। ठीक है, इन्हें क्या है, इन्हें कोर्ट की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से संरक्षण और प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। शुरुआत में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय पर कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो उस समय पर आपके 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वां संशोधन करके किया गया, कब हुआ ये संशोधन, 1978 में। उस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको क्या बना दिया गया, एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था कि आप संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार से इसको को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, लेकिन आज इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये अब कहाँ है, पहले अनुच्छेद 31 में था, अब अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, बना दिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं आपके, 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं बेटा, 6। तो जब बनाया था तो पहले 7 था, और अब कितने हैं, अब 6 हैं। हाँ जी, तो आपके अब क्या है, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो क्या है कि सबसे पहला मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। अब कुछ बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि समता और समानता में डिफरेंस क्या होता है। तो समता और समानता में डिफरेंस क्या होता है, समानता मतलब है सबको इक्वल देना। मान लो कि मैं टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं सबको, मान लो किसी बच्चे के पास ऑलरेडी 5 टॉफीज है, किसी के पास 7 टॉफीज है, किसी के पास 1 भी नहीं है, किसी के पास 2 टॉफीज है, लेकिन मैं जब टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, सबको 2-2 टॉफीज दे रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो है इक्वालिटी यानी कि समानता, कि मैंने सबको बराबर बराबर दिया। लेकिन एक होती है समता यानी कि इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी या समता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जिसके पास जितना है, ठीक है, मैंने उसको मतलब बराबर ना देकर मैंने इतना दिया कि सब लोग बराबर हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए जिसके पास ऑलरेडी 7 टॉफीज हैं, है ना, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने 1 भी टॉफी नहीं दी। जिसके पास 5 थी उसको मैंने 7 तक ले आई, मैं 2 और देके, जिसके पास 4 थी मैंने उसको 3 और दे दी, जिसके पास 1 भी नहीं थी मैंने उसको 7 टॉफीज दी, ताकि सबके पास इक्वल टॉफीज हो जाए, 7 टॉफीज हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम समता। और समानता का मतलब है मैं ये नहीं देखूंगी किसके पास कितना है, तो समता का मतलब हो जाता है कि सबको बराबर ना देकर सबको इक्वल लाना। और समानता का मतलब है किसी के पास कितना भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ ये करूंगी कि अगर मैं 2 टॉफीज बांट रही हूँ तो मैं सबको 2-2 टॉफीज दूंगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने समानता की जगह समता को ज्यादा मतलब
मतलब तवज्जो दिया, अगर तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का के राइट्स का, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। तो क्या क्या बातें आती हैं भाई इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहला जो आपका अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 का मतलब क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजर में देश का हर नागरिक बराबर है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, प्रधानमंत्री है या आम किसान है, ठीक है। कोई भी बंदा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक आम किसान हो, चाहे वो रेडी पटरी वाला आदमी हो, चाहे वो कोई गरीब भिखारी हो, कुछ भी हो, ठीक है। हर एक व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक है तो कानून के सामने, कानून की नजर में वो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है, समान होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 14 में बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव की मनाही, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। धर्म हो गया, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा? किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि होटल हो गए, कुएं हो गए, तालाब हो गई, दुकान हो गई, इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 क्या करता है? भेदभाव की मनाही करता है। जैसे कि आपको पहले पता है, पहले धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी बहुत सारे भेदभाव देखे जाते थे, लेकिन इसको ऐसा ना हो, लोगों को सब लोग गरिमा से, सम्मान से जीवन जी सके, इसीलिए अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद अगला है आपका अवसर की समानता, जो अनुच्छेद 16 है। अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, हालांकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इसका एक अपवाद है, जिसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी माना गया है, ठीक है। अवसर की समानता का मतलब है कि सरकारी नौकरी हो या कहीं पर भी हो, है ना, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके? अपना विकास कर सके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि मैंने आपको बताया कि हमारा समानता नहीं, समता का अधिकार है। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनका डेवलपमेंट पहले से नहीं हुआ है, उनको क्या दिया गया? उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद अगला आपका आ जाता है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है, हाँ जी, तो अगला है आपका अनुच्छेद 17, जिसका नाम है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या है कि समाज में सदियों पुरानी छुआछूत की प्रथा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे जो आपको पता है कि निम्न वर्ग के लोग थे, शूद्र जो लोग थे, उनके साथ छुआछूत वाला बर्ताव किया जा सकता था, उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता था, उनको इस तरीके से देखा जाता था कि ये तो समाज के है ही नहीं, है ना, अगर इनके साथ हम रहेंगे, इनको हम छुएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम एक तरीके से हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इनको देखा जाता था। तो इसका पालन करना एक दंडनीय अपराध है। अब इस चीज को खत्म कर दिया गया कि अगर कोई छुआछूत किसी के साथ करेगा तो वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो अनुच्छेद 17 ये बताता है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत करता है। जैसे कि पहले क्या होती थी, जैसे राजा की उपाधि ले ली किसी ने अपने आप को चौधरी साहब कहलवा रहा है, कोई अपने आप को पंडित जी कहलवा रहा है, कोई कुछ कहलवा रहा है अपने आप को ना, तो अपने आप ही उन लोगों ने कुछ उपाधियां ले रखी थी, है ना, राव साहब और ये वो, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारी उपाधियां पहले के समय पर लोगों ने अपने आप ले रखी थी। तो इन सब उपाधियों का अब क्या कर दिया खात्मा कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। सिर्फ उपाधि कौन सी होगी? अगर आप सेना के कोई पद पर हैं, जैसे आप कर्नल हैं, कमांडर हैं, तो वो उपाधि आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप शिक्षा की कोई भी उपाधि जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पीएचडी कर ली तो आप डॉक्टरेट की उपाधि ले सकते हैं, एमबीबीएस के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो ये उपाधि आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो एडवोकेट हैं तो एडवोकेट की उपाधि, तो शैक्षणिक और सैन्य उपाधि आपके पास हो सकती है। इसके अलावा जो भी आपकी बेकार की उपाधियां हैं वो सब क्या कर दी गई? बेकार नहीं कहेंगे, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, आपने अपने आप से वो जो उपाधियां ले ली, उन उपाधियों की का खात्मा, उनकी समाप्ति कर दी गई, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके? समाज में समानता बनी रहे, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का अधिकार या समता का अधिकार है, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो। उसके बाद अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव की मनाही करता है, जिसमें किसी भी तरीके से धर्म, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 16 अवसर की समानता है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे।
बशर्ते जो पिछड़े लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा छुआछूत की समाप्ति की जाएगी अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका समता का अधिकार जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। कल आप लोगों के लिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी और पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।